वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं हम आज शुरू करेंगे। देखिए पिछले लेक्चर पे हमने पढ़ा था कि आपका हमने शुरू किया था क्लास 12 की केमिस्ट्री, ठीक है ना। और उस केमिस्ट्री पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है आपका, सॉलिड स्टेट। तो पिछले लेक्चर पे हमने ये देखा कि भैया आपका जो सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड किसे कहते हैं, और फिर हमने ये देखा कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने क्या आपको बताया था कि एक आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और एक आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। एमॉर्फस में क्या होता है, एमॉर्फस वाले जो है आपके रेगुलरली अरेंज नहीं रहते हैं, उनका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक रेंज में होते हैं, शार्प नहीं होते हैं। शार्प का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा, कि मतलब जब उस टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तभी वो पिघलेगा या अन्यथा नहीं पिघलेगा। और इसका क्या मतलब है, रेंज का क्या मतलब है, रेंज का मतलब है कि भैया 70, ठीक है, 70 से यदि 80 के बीच में तो वो कोई भी टेम्परेचर पा सकता है। तो किसी भी, पता चला आप अपने घर में गर्म कर रहे हैं तो आपके यहाँ 72 पे पिघल गया, किसी दूसरे घर में गर्म कर रहे हैं तो वो आपका 75 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है। तो ये सब एक अलग की बात है, ठीक है। फिर हमने उनके एग्जाम्पल्स वगैरह देखे थे। और अब आज हम शुरू कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या शुरू कर रहे हैं, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्रिस्टलीय ठोस में भिन्न भिन्न प्रकार के घटक कण उपस्थित होते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सब कैसे कणों से मिलकर बने होते हैं ना, सॉलिड जो है कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसी प्रकार से क्योंकि इसमें अनेक तरह के कण क्या होते हैं, पाए जाते हैं, तो इसी के आधार पर इन्हें बेटा 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है आपका आयनिक सॉलिड, दूसरा है आपका कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा है आपका मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो देखिए पहला अभी हम हेडिंग डालेंगे आयनिक ठोस। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ बेटा कि इसमें कण विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। विपरीत आवेशित आयन का मतलब क्या है बेटा कि देखो आपने इतना तो आपको पता ही होगा कि आयन यानी कि जो आपके जो चार्ज होते हैं कितने होते हैं, 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो विपरीत आवेशित आयन मतलब एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, ठीक है। यह आयन स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। अब सिंपल सी बात है बेटा, जो भी देखो यदि 2 चार्ज हैं तो 2 चार्ज आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। हाँ क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब वैद्युत, स्टैटिक का मतलब स्थिर, और फोर्स का मतलब बल। तो वही लिखा हुआ, यह आयन स्थिर वैद्युत बलों द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब देखो बात समझो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया कि आयन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। एक पॉजिटिव होता है बेटा और एक क्या होता है, निगेटिव। अब इसमें बेटा यदि आप देखो तो देखो यदि पॉजिटिव और निगेटिव 2 चार्ज आपस में रखे हुए हैं कहीं पर भी, तो ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, आकर्षित करेंगे, यानी कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने का मतलब अट्रैक्शन आप समझ रहे होंगे यार, जैसे गर्ल्स का जो बॉयज के प्रति होता है, बॉयज के किसके प्रति होता है, गर्ल्स के प्रति। तो सेम वही है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। रही बात कि यदि यही चार्ज कैसे आ जाए बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं। और यदि निगेटिव निगेटिव भी यदि आ जाए तो ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट वाला जो मैंने आपको दिया, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, किसका है, अट्रैक्शन का है बेटा। और ये किसका है आपका, ये आपका है आपका प्रतिकर्षण का, रिपल्सन का, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। हिंदी में इनको कहते हैं, इसको आकर्षण कहते हैं, ठीक है। और इसको बेटा क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण, इंग्लिश में रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्स का एग्जांपल है। बात समझ में आई बेटा। तो वही लिखा हुआ है कि यह किससे मिलकर बना होता है, विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले उसने बात कर दिया विपरीत आवेशित। बेटा विपरीत आवेशित का मतलब ये क्या है कि एक पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव, ठीक है ना। तो वो क्या लगाएंगे बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। तो वही कह रहा है
कि ये क्या होते हैं, ये आयन स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब चार्ज लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आता है। अभी आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा ये सब। फिर क्या है, यह बल अत्यंत प्रबल होते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, इनका जो परिमाण होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बेटा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब गलनांक, एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक, उच्च रहता है। यानी कि ये जो भी आपके आयनिक सॉलिड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा बेटा। अगला क्या है, अत्यधिक सघन संकुलन के कारण ये कठोर तथा नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या, अत्यधिक सघन संकुलन, मतलब इनकी जो पैकिंग होती है, कहते नहीं कि यार पैकिंग बहुत अच्छी हुई है, तो अच्छी का मतलब क्या है कि इनके कण जो है, इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत पास हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं बेटा, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पास होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, कठोर होते हैं। और तथा नॉन डायरेक्शनल मतलब इनमें दिशा नहीं रहती है, मतलब आप कहीं पर भी लगे हैं, ठीक है। फिर ये भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति का मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने कोई चीज लेते हैं तो जैसे ही आपको उसको तोड़ दबाते हैं तो क्या हो जाता है, टूट जाता है, भुरभुरा। भंगुर का मतलब क्या है, भुरभुरा। बात समझ रहे हो, एक लेमन लैंग्वेज में आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे भंगुर का क्या मतलब है, भुरभुरा, ठीक है। जैसे आपको ब्रिटल, ये कास्ट आयरन आता है, कास्ट आयरन कैसा होता है, ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बेटा, भंगुर का मतलब क्या है, भुरभुरा। जैसे कोई भी मेटल है, आयन है, उसको आपने ऐसे किया तो वो बिखर जाता है। क्या होता है, बिखर जाता है, वो क्या कहलाता है आपका, ब्रिटल, ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि ये जो आयनिक ठोस होते हैं बेटा, यदि ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, कैसे पाए जाए, ठोस अवस्था में, तो इनसे होकर आप विद्युत प्रवाहित नहीं करा सकते हैं। यानी कि ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कुचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग। क्या कहते हैं बेटा, नॉन कंडक्टिंग। तो ये ठोस अवस्था में क्या होते हैं बेटा, विद्युत के कुचालक होते हैं। और यदि इन्हीं का यदि हम विलयन तैयार कर लें, किसका, आयनिक सॉलिड का, हम क्या तैयार कर लें, विलयन तैयार कर लें, तो उसमें क्या होता है, विद्युत के सुचालक होता है। क्या होता है बेटा, कंडक्टिंग होता है। क्या होता है, कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। जैसे आपने 3 इडियट देखा होगा, उसमें एक लाइन बोलता है कि जब वो आता है कहां पर, आपका जब कॉलेज में वो पहली बार आता है, कौन, रेंचो, तो जब वो क्या करता है कि उसके सीनियर्स जो हैं उसको क्या करते हैं, रैगिंग करते हैं, रैगिंग करने के लिए बुलाते हैं, तो वो क्या करता है, एक चम्मच लगा के वो करता है ना, आपने वो सीन देखा होगा। तो ये किसका, इसी का एग्जाम्पल है भाई साहब, सेम इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ठोस अवस्था में क्या हुआ, अब देखो जो आपका जो यूरिन रहता है, वो यूरिन क्या है, एक तरीके से साल्ट का विलयन है, साल्ट का सॉल्यूशन है। तो इस वजह से देखो उस पिक्चर से रिलेट करो तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वो किसका है, विद्युत का सुचालक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, NaCl, KCl, मेटल ऑक्साइड और ये सब है, ठीक है। चलिए इसका आप जो है छापिए। अच्छा 1 मिनट, आप इसका वो भी बना लीजिए कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, अच्छा पॉजिटिव चार्ज जो होता है बड़ा होता है, निगेटिव चार्ज छोटा होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो इनको हम लोग ऐसे ही बना दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये इधर नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे के साथ कैसे बने रहेंगे बेटा, ऐसे ही। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। तो ये रहा आपका आयनिक बंध या आयनिक ठोस किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप, अच्छा ये क्या है, ये आयनिक बॉन्ड के द्वारा बंधी हुई, किसके द्वारा, आयनिक बॉन्ड, इसको हिंदी में कहते हैं आयनिक बंध, ठीक है ना बेटा। नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब अगला क्या है, अगला आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो आपका एग्जाम्पल है
वो है बेटा कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है ना। दूसरा टाइप है कोवैलेंट सॉलिड, इसको क्या कहते हैं बेटा, सहसंयोजी ठोस। अच्छा बेटा, जो पिछले वाला आप किए थे ना, उस पे जो प्लस और माइनस, तो प्लस नहीं बड़ा होता, माइनस का साइज बड़ा होता है और प्लस का क्या होता है बेटा, छोटा होता है। यार ह्यूमन एरर हो जाती है, ठीक है ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। इसमें घटक कण परमाणुओं से बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। परमाणु को बेटा क्या कहते हैं, इंग्लिश में एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम। तो इसमें जो भी आपका ठोस होगा वो किससे मिलकर बना होगा बेटा, एटम से मिलकर बना होगा। किससे, एटम के मध्य बने होंगे, तथा इन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं। सहसंयोजक बंध आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो सहसंयोजक आबंध का क्या मतलब है कि ये आपस में सहयोग से बनते हैं, ठीक है। और ये बंध बेटा कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं, ठीक है। प्रबल का मतलब इनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, मजबूत बने होंगे। तो इसी कारण से इनका जो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई, तो भैया जो कोई मजबूती से बंधे होंगे तो उनको तोड़ने में भी क्या लगेगा, आपका टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, हमें ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा। इसी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगला क्या है, इनके घटक कण 3D जालक का निर्माण करते हैं। 3D जालक को बताएंगे, 3D तो आप समझ गए होंगे कि त्रिआयामी, और जालक अभी हम कुछ देर में अभी वो आपका आएगा। आई होप इसी लेक्चर में आ जाए, नहीं आता है तो फिर आपका अगले लेक्चर तक में कंफर्म रहेगा, ठीक है। तो इसमें घटक कण 3D जालक का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। 3D जालक का मतलब आप ऐसे समझ लो कि एक 3 आयामी एक क्या है, एक पेटिका है, मतलब एक पट्टी है, उसका क्या करेंगे हम लोग, निर्माण करेंगे। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, सहसंयोजी ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक, मतलब इनसे होके विद्युत नहीं जा सकती। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, मतलब इसके केस में कौन सा सही नहीं है, ये ग्रेफाइड के लिए ये बात सही नहीं है भाई साहब, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है आपका डायमंड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, बीएन है, एल्यूमिनियम और ये एलन है, ठोस SiO2 है, ETC और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। कब तक करते रहेंगे। तो इसमें जो बनेंगे आप बना लीजिए, ये आपके, ठीक है ना, ये आपके आपस में आबंध बनाते रहेंगे। इस वजह से मतलब कि ये मान के चलिए कि आपके एटम है, तो उन एटम के जो क्या होगा, ये सब आपस में ऐसे ही बनाएंगे और आपस में सब मिले रहेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको बना सकते हैं यदि मन करे तो, ना मन करे तो कोई ज़रूरी नहीं है भाई साहब कि आप इसे बनाइए ही, ठीक है। अच्छा ये मत कहिए कि सर आपने आउटर सेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। भैया आपको जो दिखाना है आप दिखा दीजिए, आप जो हैं स्वतंत्र हैं। बात समझ में आ गया। ये आपस में बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा ऐसा है, जैसे आप बनाना चाहो आप बना सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो आप लोग समझ सकते हैं, और ये आप ऐसे इसको बना सकते हो, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये साइज बड़ा होगा, ये सब बराबर साइज के होंगे अप्रोक्सीमेटली। चलिए इसे बना लीजिए, तो फिर हम अगला देखते हैं बेटा, ठीक है ना। नोट करिए इसे। चलिए बेटा अब देखिए, नोट करिएगा क्या है अगला नंबर C, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या नाम है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे बेटा इसे, आयनिक ठोस। इसमें क्या लिखा हुआ कि इसमें घटक कण अणु उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अणु। अणु का मतलब क्या है बेटा, मॉलिक्यूल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अच्छा इंग्लिश से देखो तो नाम से ही पता चल रहा है, अच्छा ये आयनिक नहीं है भैया, आणविक है। क्या है ये, आणविक ठोस। अणु को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। आणविक ठोस, और वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है अणु, आणविक मतलब अणु ही होगा। तो इसमें घटक कण कौन होते हैं बेटा, अणु। घटक कण का मतलब है कि बेटा, उसका मतलब है कि आपका पेरेंट कौन है, तो ये किससे मिलकर बने होंगे, अणु से मिलकर बने होंगे इनके कण, ठीक है। इन अणुओं के मध्य कौन सा बेटा बंध होते हैं, तो ये जो यदि मॉलिक्यूल कैसा है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके दो टाइप के बंध बनते हैं। कौन कौन से,
एक वांडरवाल बनता है और एक कौन आपका बनता है, हाइड्रोजन बंध बनते हैं। और ये बंध बेटा क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन बंध और ये आपका वांडरवाल जो बंध होते हैं, ये बहुत, इनका जो नेचर होता है वो बहुत कमजोर होता है। ये क्लास आप 11th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि ये बंध बहुत कमजोर होते हैं तो उनके बीच को क्या है, उनको मेल्ट करना, उनका मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होता है, बहुत कम होता है। अब देखो बेटा बात एग्जांपल समझने, जैसे मान के चलो कि आप दोनों के बीच में कोई दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में दोस्ती बहुत ज्यादा है, तो उनको बीच की उनकी दोस्ती को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अब जैसे ये है कि किसी की दोस्ती है, हाँ ठीक है, बीच में हालचाल बस लेते हैं, जैसे किसी पूछ लो और भाई कैसे हो, तो बस यही बातचीत चलती रहे, तो उनके बीच में आग लगाना आसान है। बात समझ रहे? तो उसी का मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनके बंध बेटा कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं, तो इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। मतलब थोड़ा सा आग दिया और ये पिघल गए, या उबाल थोड़ा आग दिया तो ये क्या हो गए, उबलने लगे, ऐसा है। इनमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते भाई साहब, क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, और ना ही आयन होते। फिर से बात समझो, इनमें आणविक ठोस में क्या होता है, ना तो आयन होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से भाई, इस वजह के कारण क्या होगा, आपके ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होंगे, ऊष्मा के कुचालक, यानी कि इनसे ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएगी। बेसिकली आप इसको ऊष्मा को क्या लिख सकते हो, वैद्युत भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऊष्मा की जगह पे आप वैद्युत भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो बात क्या आती है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये जो हम वांडर वाल्स जो बॉन्ड बनाएंगे उनके कौन एग्जाम्पल हैं, और जो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे इनके कौन से एग्जाम्पल हैं। तो जो आपके वांडरवाल जो बनाएंगे, ये फास्फोरस का ठोस फास्फोरस, ठोस सल्फर, और ठीक है, और आपका सॉलिड CO2, ठीक है, वैक्स, ठीक है, और आपका सॉलिड CCl4, ऐसे ये सब इनके क्या है, ये सब क्या बनाते हैं, वांडरवाल फोर्स बनाते हैं। वांडरवाल के फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं तो ये वही बांध बनाते हैं, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। अब बेटा बात आती है हाइड्रोजन बंध कौन कौन से बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बंध जैसे मान के चलो कि आपका सुक्रोज हो गया, क्या हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, आपका आइस हो गया, तो यही सब है, सुक्रोज हो गया, आइस हो गया, सुगर हो गया, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, इसी के, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, स्टार्च, स्टार्च भी क्या बनाता है आपका, हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो लिखना चाहो तो आप स्टार्च भी लिख सकते हो, स्टार्च, ठीक है। चलिए नोट करिए। तो फिर अब आपको बचा आखिरी, वो क्या है, मेटालिक बॉन्ड। अब जैसे बेटा आपका आखिरी है, ठीक है, क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें आखिरी टाइप है कि धात्विक ठोस, मतलब मेटालिक सॉलिड। तो यह क्या लिखा हुआ बेटा, यह धात्विक धनायन तथा फ्री इलेक्ट्रॉनों के समूह होते हैं। अब धातु है बेटा, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा कि धातु में कैसे होते हैं, धनायन होते हैं, कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यही लिखा कि धातु में क्या होते हैं, धनायन, तथा फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उनके क्या होते हैं, वैलेंस सेल भी होती हैं, ठीक है, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है, नाम ही है फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कैसे होंगे, गतिशील होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सकते हैं और पूरे संपूर्ण क्रिस्टल में क्या करते हैं, गति करते हैं। इन्हीं मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब यही जो है आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं के कारण जो है क्या होते हैं, ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ठीक है। धातुओं में आपने देखा होगा कि यदि धातु को गर्म करो तो बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है, और आपने घरों में वायरिंग में भी देखी होगी कि आपके कॉपर वायर लगी रहती है ना, वायरिंग जो अब होती है, तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो क्यों ऐसी ही क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि इनसे जो है इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से मूव कर जाते हैं, और ये क्या विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि इनमें क्या होता है कि आपका क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो है धातुओं में क्या होते हैं, रंग होते हैं, ठीक है, धातुओं में रंग होते हैं। तो रंग का कारण क्या है, रंग का कारण है फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई हर एक मेटल का क्या होता है, एक अपना कलर होता है। तो धातुओं में जो कलर आता है वो किसके कारण आता है, तो वो आता है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। बात समझ में आया। और इसका जो एग्जाम्पल है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, और आपका सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सब क्या है भाई, जितने भी मेटल हैं वो सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इनको नोट करिए, फिर हम इनका एक अंतर देखते हैं चारों में तुरंत
एक साथ और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा सा एक बार इसका क्लासिफिकेशन बेटा कर लेते हैं कि कैसे कैसे चीजें। तो मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं क्रिस्टल, ठीक है। यहां पर नेचर ऑफ बॉन्ड, कि जो भी बॉन्ड बनेगा नेचर ऑफ बॉन्ड वो कैसा होगा, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा। और यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलिमेंट की मतलब कौन सा यहां पर किसके कारण ये बॉन्ड बन रहा है, और यहां पर मैं इसका एग्जाम्पल लिखे दे रहा हूं ना। बात समझ में आया? तो ये आपके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार को हम थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज करके और लेक्चर को क्या करते हैं, कंप्लीट, ठीक है ना। पहला है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड में बेटा जो नेचर होगा वो कैसा होगा, आपका क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। कोई बताने की बात जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट होंगे, मतलब ये जो आयनिक बॉन्ड जो बन रहा है वो किसकी किनके बीच में बन रहा है, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस के बीच में। इसका एग्जांपल यदि मैं लिखूं तो जैसे NaCl, KCl, ETC, ये आप बहुत सारे हैं लिख सकते हैं। दूसरा है आपका कोवैलेंट। क्या है बेटा, कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड में जो नेचर ऑफ बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये बेटा किसके बीच में बनेगा, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा आपका किसके किसके बीच में, ये बनेगा आपका एटम्स के बीच में। किसके बीच में बनेगा, एटम्स के बीच में। और इसका कोवैलेंट का आप एग्जांपल जो है, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल आप लिख सकते हो सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, सॉलिड CO2 है, ठीक है, बात समझ में आई। और आप वैक्स है, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट है, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है, ETC बहुत सारे हैं। कब तक लिखोगे। तीसरा है आपका मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कौन सा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें जो है किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये इसमें जो नेचर ऑफ बॉन्ड है बेटा वो दो, पहले तो ये किसके बीच में बनेगा, 2 के बीच में बनेगा। किसके बीच में, मतलब मॉलिक्यूल्स के ही बीच में बनता है, नाम से ही पता चल रहा है किसके बीच में बनेगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में। और उनको जो है हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक वांडर वाल्स बॉन्ड और एक है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये है इनके बीच में, ये किसके बीच में बनता है, तो बेटा ये मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। किनके बीच में बनता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में। इनके यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो वांडर वाल्स वाले में P4S8, ठीक है, ये सब हैं, ठीक है ना। सॉलिड आपका क्या हो जाएगा, SiO2, ये सब इसके एग्जांपल हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में जो आपका बनेगा वो आपका स्टार्च है, ठीक है, सुगर है, आइस है, तो ये सब सारी चीजें हैं। अगला है बेटा आपका चौथा मेटालिक बॉन्ड। क्या है, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, मेटालिक बॉन्ड बनेगा। कैसा बनेगा, मेटालिक बॉन्डिंग होगी, क्या होगी, मेटालिक बॉन्डिंग होगी या मेटालिक बॉन्ड बनेगा। किनके बीच में बनेगा, तो मेटल के बीच में बनेगा, मेटल के बीच में बनेगा। और इनका एग्जांपल तो आपको पता ही बेटा, आयरन का और ये कॉपर और ये बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो ये सब था बेटा आज का आपका लेक्चर नंबर 2। अगले लेक्चर पे बेटा हम देखेंगे कि लैटिस क्या है, ठीक है ना, मतलब 3D जालक क्या है और कैसे हम किसी मॉलिक्यूल्स का, किसी सॉलिड का हम फार्मूला बनाते हैं, वो चीजें हम आपका अगले लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। लेकिन उसके पहले बेटा आपको क्या करना है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए ये चीजें बेटा आपको फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं। तो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, और अच्छी चीज है, ठीक है, लोग फ्री में पढ़ें, अच्छी चीज है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे घरों से बेटा बिलोंग करते हैं जिनके घर में मतलब इकोनॉमिकली कंडीशन सही नहीं है, तो उनके लिए बेटा ये बहुत अच्छी चीज है। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि मैं ऐसी कोई भी चीज गैप स्किप नहीं करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और मैं वो ना करवाऊं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा।
ठीक है। रही बात आपकी फिजिक्स की, तो बेटा आपके फिजिक्स के लेक्चर यूट्यूब पर इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप उसको देखिए और जैसे जैसे हमें समय मिलेगा हम ये आगे लेक्चर जो हैं आपके बना के डालते रहेंगे, ठीक है। और बस आपका सहयोग चाहिए, मैं आपसे केवल इसी सहयोग की आशा करता हूं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।